हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। एनडी एजुकेशन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम राजस्थान के किसान आंदोलन टॉपिक शुरू किया था। हमने राजस्थान हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम। किसान आंदोलन में हमने पिछले लेक्चर में जाना कि किसान आंदोलन के कारण क्या रहे, कि किसान आंदोलन क्यों हुए, क्या ऐसे कारण रहे, क्या इस प्रकार की परिस्थितियाँ बनी किसानों के साथ कि उनको आंदोलन करने पर उतरना पड़ा। वो पूरा हमने कॉन्सेप्ट बिल्ड करने का प्रयास किया, पूरा एकदम डिटेल में हमने पढ़ा उसको। उसके बाद हमने बिजोलिया किसान आंदोलन, जो पहला किसान आंदोलन था राजस्थान का, उसकी थोड़ी शुरुआत कर ली थी, शुरुआती बातें की थी, उसको अभी आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन आज का अपना टॉपिक है। सबसे पहले कल इसकी थोड़ी बेसिक बात की थी, मैं फिर से रिवाइज़ करवा देता हूँ। हमने बात की कि बिजोलिया तत्कालीन मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना था, प्रथम श्रेणी का ठिकाना था तत्कालीन मेवाड़ रियासत का। ठिकाने किस प्रकार से बनाए जाते थे, किसको ठिकानेदार बनाया जाता था, वो सारी बातें भी हमने की थी पिछले लेक्चर में। तो बिजोलिया मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। मेवाड़ के महाराणा उस समय थे महाराणा फतेह सिंह जी। तो बिजोलिया में भी वही स्थिति जो हमने सभी जगह देखी कि अत्यधिक कर और अत्यधिक लागबाग थे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा टैक्स लिए जाते थे। भू राजस्व की जो मतलब राशि थी वो काफ़ी बड़ी होती थी। उसके कारण किसानों का अत्याचार होता था, शोषण होता था। तो वो आंदोलन करने पर मजबूर हो गए। और उसके अलावा जो लागबाग यहाँ पर ली जाती थी, लागबाग के बारे में मैंने आपको बताया था कि किसी विशेष अवसर पर स्वेच्छा से दी जाने वाला टैक्स होता था ये, लेकिन बाद में इसको समय के साथ साथ नियमित करते गए। तो बिजोलिया में मैंने आपको बताया था कि 84 प्रकार के लागबाग थे उस समय। बिजोलिया में, बिजोलिया ठिकाने में 84 प्रकार के लागबाग लिए जाते थे। देखिए, मैंने आपको कल 2-4 ही बताए थे, वो कुंवर जी का कलेवा, खिचड़ी लाग, जाजम लाग, तलवार बंधाई, चंवरी कर, इस प्रकार के। वो तो 4-5 ही थे, उसमें भी हमें इतना ऐसे लगता है कि मतलब ये कितनी ज़्यादती है किसानों के साथ। तो वैसे वैसे आप सपोज कीजिए 84 यदि लगा दिए जाएं तो क्या बचेगा किसानों के पास। आंदोलन हर कोई कर देगा, फिर तो आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। तो 84 लागबाग बिजोलिया में उस समय थे और इसके विरोध में फिर ये आंदोलन शुरुआत हुआ। तो इसके 3 चरण हमने देखे। पहला चरण इसका 1897 से आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। 1897 से शुरू करके 1916 तक, 14-15-16 तक, 1916 से फिर 27 तक दूसरा चरण, और 27 से फिर 1941 में जाकर के ये आंदोलन समाप्त हुआ, वो तीसरा चरण। तीनों चरणों में हमने इनके नेतृत्वकर्ता मैंने आपको बताए थे फैक्ट के तौर पर याद रखने के लिए। अभी हम सारा डिस्कस करेंगे ही। तो 1897 से आंदोलन की शुरुआत हुई, 1941 में जाकर के आंदोलन खत्म हुआ। 44 वर्षों तक ये आंदोलन चला। सबसे लंबा आंदोलन, ना कि सिर्फ राजस्थान का बल्कि पूरे भारत का सबसे लंबा किसान आंदोलन, 44 वर्षों तक चलने वाला, और पूरा का पूरा अहिंसक आंदोलन। किसी की भी इसमें जान की हानि नहीं हुई, ठीक है। तो छोटी मोटी 1-2 घटनाएं हुई, लेकिन किसी को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ी। अहिंसक ये आंदोलन रहा पूरा, ठीक है। ये हमने इसके कुछ फैक्ट देखे। अब इसके प्रथम चरण से इसकी विधिवत शुरुआत करते हैं, किस प्रकार से ये आंदोलन अपने घटनाक्रम को लेकर के आगे बढ़ा। तो इसका प्रथम चरण जो हमने कल लिखा था, 3 चरणों में इसको अध्ययन की दृष्टि से हम बांटते हैं। प्रथम चरण इस आंदोलन का 1897 में शुरुआत और 1916 तक। देखिए कहानी किस प्रकार से हुई, सारा आप समझते जाइएगा। 1894 तक बिजोलिया ठिकाने का जो ठिकानेदार था, बिजोलिया की हमने बात की, ठिकाने की संस्थापक सबसे पहले ठिकानेदार यहाँ पर थे अशोक परमार। राणा सांगा ने उनको ये ठिकाना दिया था, अशोक परमार। उसके बाद आगे ठिकानेदार नए से नए बनते गए, लेकिन 1894 तक यहाँ पर ठिकानेदार थे गोविंद राज करके, कुछ गोविंद राज या गोविंद सिंह उनका नाम मिलता है। 1894 तक ये यहाँ के ठिकानेदार थे, गोविंद राज। 1894 में इनके बाद गोविंद राज के पुत्र ठिकानेदार बने ठाकुर कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह यहाँ पर ठिकानेदार बने 1894 में। तो अब गोविंद राज तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। गोविंद राज जब तक ठिकानेदार थे 1894 तक, तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। किसानों में कोई ज़्यादा असंतोष नहीं था, टैक्स भी लगभग जायज़ सा ही लिया जाता था। लेकिन कृष्ण सिंह जब ठिकानेदार बने तो इन्होंने यहाँ पर भू राजस्व को बढ़ा दिया, अत्यधिक लागबाग लगा दी। तो मतलब सारा जो किसानों का हमने शोषण देखा था वो कृष्ण सिंह के समय से शुरू हुआ। कृष्ण सिंह ने शोषण की शुरुआत की किसानों की। तो कृष्ण सिंह के समय टैक्स बढ़ा दिया गया, लागबाग बढ़ा दी गई। तो उसके बाद फिर 1897 में ये आंदोलन शुरुआत हुआ। तो कृष्ण सिंह ने 1897 में आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन इसके साथ एक फैक्ट ये भी है कि 1899 में जो प्रसिद्ध छपनिया अकाल पड़ा था, छपनिया अकाल सभी ने सुना होगा। 1899 में बहुत बड़ा, बहुत भीषण ये अकाल था। किसी के पास खाने को कुछ नहीं बचा था, सभी के सभी जीव जंतु भूखे मर रहे थे। बहुत ज़्यादा इसमें हानि हुई थी। छपनिया अकाल बहुत भीषण अकाल था ये। छपनिया अकाल इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये
1899 तो ईस्वी सन था, लेकिन 1899 ईस्वी सन में विक्रम संवत कौन सा होगा? 1899 में 57 ऐड करके विक्रम संवत निकाला जाता है, तो 1899 ईस्वी सन 1956 विक्रम संवत होगा। तो विक्रम संवत 1956 होने के कारण 1899 के अकाल को छप्पनिया अकाल बोला जाता है। तो छप्पनिया अकाल के समय भी यहाँ पर कृष्ण सिंह ने बिजोलिया के किसानों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए। अकाल में मतलब खाने को लोगों के पास नहीं था, लगान कहाँ से कोई भर सकता है? आप खुद सोचिए, खाने कोई नहीं है, खुद के खाने कोई नहीं है, लगान कैसे भर सकता है कोई? लेकिन कृष्ण सिंह ने इस समय भी इनके साथ ज़्यादती की, इन पर शोषण किया किसानों पर बिजोलिया में, और इनसे लगान वसूला। तो इतना ज़्यादा मतलब ये क्रूर था कृष्ण सिंह ठाकुर, ये ठिकानेदार, कि अकाल के समय भी, छपनिया अकाल के समय भी इन पर कोई इसने सहानुभूति नहीं दिखाई, और बल्कि और ज़्यादा इन पर शोषण किए लगान वसूलने के लिए। तो कृष्ण सिंह इतना ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा यहाँ पर शोषण कर रहा था। अब घटना ये हुई कि बिजोलिया ठिकाने में ही एक गांव था गिरधारीपुरा। सभी किसान कृष्ण सिंह के अत्याचारों से परेशान थे। इसी बीच गिरधारीपुरा गांव में एक व्यक्ति है गंगाराम धाकड़। अच्छा, इस सारे क्षेत्र में जो किसान थे वो धाकड़ जाति के किसान थे। धाकड़ इनकी जाति थी, धाकड़ जाति के ये किसान थे। यहाँ पर बिजोलिया में इस क्षेत्र में धाकड़ जाति के किसान थे। तो गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ के घर मृत्यु भोज था। गंगाराम धाकड़ के पिता की या किसी की भी मतलब मृत्यु हो गई थी, तो मौसर जो होता है, मृत्यु भोज का आयोजन था गंगाराम धाकड़ के घर गिरधारीपुरा गांव में। ये गांव जो है बिजोलिया ठिकाने का ये गांव था। कहानी बता रहा हूँ मैं आपको कि किस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई। तो गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ के घर मृत्यु भोज था। तो इस मृत्यु भोज के अवसर पर सभी आसपास के किसान एकत्रित हुए थे। सारे के सारे किसान आसपास के गाँवों से भी, मतलब पूरे बिजोलिया ठिकाने के किसान यहाँ पर एकत्रित हुए थे मृत्यु भोज के अवसर पर। तो यहाँ पर बात बात में इन्होंने मतलब सभी ने अपनी अपनी बातें रखनी शुरू की। मृत्यु भोज पर सभी इनके घर जाते हैं, बैठने जाते हैं, तो अताई करते हैं। मतलब इन्होंने फिर बातें अपनी शुरू की। तो बातों में निकल करके ये आया कि सभी की जो समस्याएं हैं वो समान है। और समस्या क्या है? ठाकुर कृष्ण सिंह, उसके द्वारा लगाए जाने वाले अत्यधिक लगान और लागबाग, वो सारी की सारी समस्याएं हैं। तो सभी की समस्याएं ये थी। तो यहाँ पर इन्होंने विचार किया कि क्यों ना हम ठाकुर कृष्ण सिंह की शिकायत करें। इन्होंने सोचा कि हम ठाकुर की शिकायत महाराणा के पास करेंगे, मेवाड़ महाराणा के पास ठाकुर कृष्ण सिंह की शिकायत करने का निर्णय लिया। और 2 व्यक्तियों को इनकी शिकायत करने के लिए भेजा। 2 व्यक्तियों को चुना कि आप जाइए, उदयपुर जाइए, महाराणा फतेह सिंह के पास जाइए और ठाकुर कृष्ण सिंह की शिकायत कीजिए कि ये हमारे ठिकाने में इतने ज़्यादा शोषण कर रहा है, इतना ज़्यादा अत्याचार कर रहा है। अकाल के समय भी कोई किसी प्रकार की राहत नहीं मतलब दे रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने मेवाड़ महाराणा से मिलने के लिए 2 व्यक्तियों को चुना, जिनके नाम याद रखने हैं, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। इन दोनों को मेवाड़ महाराणा से मिलने के लिए उदयपुर भेजा गया। उदयपुर भेजने का इन्होंने निर्णय लिया कि आप जाइए, महाराणा से मिल करके आइए, ठाकुर की ठिकानेदार की शिकायत कीजिए। तो ये दोनों मिलने गए मेवाड़ महाराणा से। अब सबसे पहले तो कोई मिलने जाए, महाराणा से मिलने जाए, तो कोई ऐसे थोड़ी ना है कि मतलब जाते ही मिल लिया जाएगा। तो कहते हैं कि 6-7 महीने इनको लगे मेवाड़ महाराणा से मुलाकात करने में, उनसे मिलने में। 6-7 महीने तक इनको इंतज़ार करना पड़ा, वहीं ये बैठे रहे। 6-7 महीने बाद जब ये महाराणा से मिले या इन्होंने अपनी बात महाराणा तक पहुँचाई, तो महाराणा ने बोला कि चलिए ठीक है, मैं आपका मतलब आपकी समस्या को सुलझाने के लिए अपना मंत्री वहाँ पर भेजता हूँ। तो मेवाड़ महाराणा ने अपना जो राजस्व मंत्री था, इनका राजस्व से संबंधित ये मुद्दा है, तो अपने राजस्व मंत्री हामिद हुसैन था यहाँ पर, अपने राजस्व मंत्री हामिद हुसैन को बिजोलिया भेजने का इन्होंने निर्णय लिया। इनको बोला कि चलिए आपकी समस्या ये है, तो मैं अपने राजस्व मंत्री हामिद हुसैन को बिजोलिया भेजता हूँ। वो इस बात का जांच करेगा, इस बात की पता लगाएगा कि क्या वास्तव में यहाँ पर इसी प्रकार की स्थिति है। तो इसके लिए इन्होंने इसको भेजा। और हामिद हुसैन जब बिजोलिया आए तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट किसानों के पक्ष में सौंपी। हामिद हुसैन ने कहा कि बिजोलिया में वास्तव में बहुत ज़्यादा लागबाग लगाया जा रहा है, ठाकुर वहाँ पर किसानों पर शोषण कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, और इसमें कमी की जानी चाहिए। ऐसी हामिद हुसैन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जांच करने के बाद। अब हामिद हुसैन ने तो रिपोर्ट पॉजिटिव दे दी, लेकिन महाराणा ने क्या किया कि इस रिपोर्ट पर कोई अमल नहीं किया, इस रिपोर्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया हामिद हुसैन पर, और किसानों की स्थिति वैसी की वैसी ही बनी रही। मतलब कोई सुधार नहीं हुआ उनकी स्थिति में, बल्कि हुआ ये कि जो ठाकुर था कृष्ण सिंह, उसका हौसला और ज़्यादा बढ़ गया।
अब उसकी स्थिति ये हो गई कि आप मेरी शिकायत करने गए थे, आपको क्या हासिल हुआ भाई? किसानों को क्या हासिल हुआ? शिकायत करने गए थे, कोई महाराणा ने कोई एक्शन नहीं लिया उसके खिलाफ, बस ऐसे ही मतलब कागजी कार्रवाई करके छोड़ दी, वो भी कुछ नहीं हुआ था, बस मान लीजिए चेतावनी दे करके उसको छोड़ दिया कृष्ण सिंह को। बाकी कोई एक्शन नहीं लिया गया, लाग बाग कमी करने की कोई आश्वासन नहीं दिया गया, तो मतलब कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो फिर कृष्ण सिंह का हौसला बढ़ गया, तो उसने क्या किया कि इन दोनों को, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को, दोनों को गांव निकाला दे दिया, अपने ठिकाने से इनको निकाल दिया, बिजोलिया ठिकाने से निर्वासित कर दिया इनको कि आप जाइए, आपके इस ठिकाने में कोई नहीं आने दिया जाएगा, आपको गेट आउट हो जाइए आप। ऐसा इनको ठिकाने से बाहर निकाल दिया शिकायत करने के कारण, ठीक है, क्योंकि महाराणा ने जब कोई एक्शन नहीं लिया तो कृष्ण सिंह का हौसला तो बढ़ेगा ही। तो ये एक घटनाक्रम हुआ यहाँ पर। अब इसके बाद आगे क्या हुआ? कृष्ण सिंह का हौसला बढ़ा हुआ है, उसको पता है मेवाड़ महाराणा कोई एक्शन नहीं लेंगे उसके खिलाफ, वो अपने लाग बाग टैक्सेस वगैरह सब कुछ बढ़ा रहा है बार बार। तो इसी क्रम में 1903 में उसने क्या किया, कृष्ण सिंह ने 1903 में एक नया लाग बाग लगा दिया। कल हमने लाग बाग देखे थे काफ़ी सारे, उसमें इसने एक चंवरी कर नाम से एक नया टैक्स, नया लाग बाग लगा दिया 1903 में। चंवरी कर क्या था कि यदि कोई किसान अपनी लड़की की, अपनी कन्या की शादी करेगा, कन्या की शादी पर 5 रुपये का ये एक चंवरी कर ठाकुर को, ठिकानेदार को देना पड़ेगा। किसी लड़की की यदि शादी है, किसान के घर उसकी लड़की की शादी है, तो शादी में चंवरी जो होती है, तो चंवरी कर देना पड़ेगा इनको 5 रुपये का। कर की राशि कितनी थी? 5 रुपये। बहुत ज़्यादा राशि थी उस समय। 5 रुपये में मतलब पूरा विवाह हो जाता था। और उसी राशि के बराबर आप सपोज कीजिए कि जितनी राशि में आपकी शादी होती है, उतना का उतना यदि आपको एक टैक्स और देना पड़ जाए तो क्या हालत होगी? शादी कर पाएगा कोई? नहीं हो सकती शादी। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर थी किसानों की। कृष्ण सिंह इतना ज़्यादा क्रूर था कि चंवरी कर नाम से शादी पर, लड़की की शादी पर 5 रुपये का कर लगा दिया। अब इसकी प्रतिक्रिया क्या हुई कि किसानों ने इसका विरोध किया कि आप ऐसा कैसा कर लगा सकते हो, चंवरी कर नाम से आपने 5 रुपये का कर लगा दिया। तो इसका काफ़ी विरोध किया इन्होंने। अब विरोध के जो यहाँ पर नेता मैंने आपको बताए थे, साधु सीताराम दास, फतेहकरण ब्रह्मदेव, ये इन्होंने इसका विरोध किया आगे बढ़ चढ़ करके। तो इन्होंने क्या किया कि किसानों ने 2 वर्ष तक अपनी कन्याओं की शादी नहीं की, अपनी लड़कियों की शादी करने से मना कर दिया कि भाई शादी जो है वो 5 रुपये में तो पूरी की पूरी शादी हो जाती है, उसके बाद 5 रुपये फिर किसान ठाकुर को और देने पड़ेंगे, तो शादी कौन करवाएगा? तो इन्होंने शादी नहीं करने का निर्णय ले लिया। 2 वर्ष तक किसी भी लड़की की शादी नहीं हुई यहाँ पर किसानों के द्वारा। तो 2 वर्ष तक शादी नहीं करने का निर्णय लिया। फिर 2 वर्ष के बाद 1905 में ये सभी किसान इकट्ठा होकर के और ठाकुर के पास गए, ठाकुर कृष्ण सिंह के पास गए 1905 में अपनी 200 लड़कियों को लेकर के। 200 अविवाहित कन्याएं जो विवाह के योग्य थी, उनकी पूरी उम्र हो चुकी थी, उनको लेकर के ठाकुर के पास गए, उनसे प्रार्थना की, दया याचना की कि माई बाप आप हमें क्षमा कीजिए, हमारी कन्याओं की उम्र बढ़ती हुई जा रही है, इनकी शादी की उम्र हो गई है, लेकिन आपके चंवरी कर के डर के कारण हम इनकी शादी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप चंवरी कर को हटाइए और हमें इनकी शादी करने दीजिए। लेकिन ठाकुर ने क्या किया? उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, उनके साथ गाली गलौज किया वहाँ पर कि आप जाइए, मुझे आपकी कन्याओं की कोई परवाह नहीं है, आप जहाँ मर्जी से मुझे बस टैक्स ला करके दीजिए, यदि शादी करनी है तो 5 रुपये चंवरी कर आपको देना ही पड़ेगा। मतलब कोई उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अब जब उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज किया, उनको अपमानित किया, तो फिर अब किसानों को थोड़ा गुस्सा आया और इन्होंने क्या किया कि चलिए ये यदि ऐसा ही व्यवहार कर रहा है, तो किसानों को गुस्सा आया और इन्होंने अपनी भूमि को पड़त रखने का निर्णय लिया। अब भूमि पड़त रखने का मतलब क्या होता है कि खाली छोड़ देना, खेती नहीं करना। भूमि पड़त रख करके और किसान दूसरे राज्यों में जाने लगे, अपना ठिकाना छोड़ करके दूसरे ठिकानों की तरफ, दूसरे राज्यों की तरफ गमन करने लगे, पलायन करने लगे कि यहाँ पर रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठाकुर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं, हम अपनी कन्याओं की शादी नहीं कर पा रहे हैं, खेती भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्होंने भूमि को खाली छोड़ करके और किसान दूसरे स्थानों पर जाने लगे छोड़ करके। अब ठाकुर घबरा गया। अब ठाकुर को लगा कि सभी किसान यूँ ज़मीन खाली छोड़ के चले गए तो फिर राजस्व कहाँ से आएगा? कौन देगा राजस्व? कोई खेती नहीं करेगा तो राजस्व कहाँ से आएगा? तो अब ठाकुर को थोड़ा दबना पड़ा और अंततः फिर उसने इस घटना के बाद इसने चंवरी कर को हटा दिया। अब ठाकुर दब गया, घबरा गया, ये डर गया और इसने चंवरी कर को हटा दिया। तो ये किसानों की एक छोटी सी जीत हुई। जो चंवरी कर ठाकुर इतनी निर्दयता से, इतने क्रूरता से लगा रहा था इन पर अभी तक, उसने अंततः इसको हटाने का निर्णय लिया। अब चंवरी कर तो इसने हटा दिया। अब 1906 में क्या हुआ कि
इस ठाकुर कृष्ण सिंह की मृत्यु होगी। 1906 में ये मर गया और 1906 में फिर नया ठाकुर आया पृथ्वी सिंह। 1906 में नया ठिकानेदार बना बिजोलिया का पृथ्वी सिंह। कृष्ण सिंह का किस्सा यहीं तक था, खत्म हो गया। चंवरी का उसने अंत में हटा दिया और 1906 में उसकी मृत्यु हो गई। नया यहाँ पर ठिकानेदार बना पृथ्वी सिंह। अब पृथ्वी सिंह की स्थिति क्या थी कि पृथ्वी सिंह मतलब इससे भी ज़्यादा क्रूर था। पृथ्वी सिंह ने क्या किया कि मैंने आपको कल बताया था कि कोई जब नया ठिकानेदार नियुक्त होता था तो राजा को उसे एक मतलब भेंट देनी पड़ती थी। ठिकानेदार देता था राजा को एक भेंट, तलवार बंधाई के रूप में, जिसे अलग अलग रियासतों में अलग अलग नामों से जाना जाता था। कहीं पर नजराना बोलते थे, पेशकशी बोलते थे। इसी प्रकार मेवाड़ में इसे बोला जाता था तलवार बंधाई, कि आपको तलवार बंधाई की एक रस्म है, ये आपको ठिकानेदार नियुक्त किया है, आपको तलवार सौंपी गई है, तो इस रस्म का आपको राजा को कुछ देना पड़ेगा। तो इस पृथ्वी सिंह ने क्या किया कि ये तलवार बंधाई का जो कर था ये किसानों पर थोप दिया कि किसान मुझे पृथ्वी सिंह को तलवार बंधाई की राशि देंगे। तलवार बंधाई नाम से नया कर, नई लागबाग किसानों पर लगा दी पृथ्वी सिंह ने। अब इसका भी पुरजोर विरोध हुआ, गांव वालों ने विरोध किया, साधु सीताराम दास के नेतृत्व में सभी ने इसका विरोध किया कि आप ऐसा कैसे कर लगा सकते हो, आपका ये मतलब आपको देना होता है, ये तो भाई ठाकुर को ही देना होता है राजा को तलवार बंधाई कर, लेकिन इसने किसानों पर लगा दिया। इसका विरोध हुआ, लेकिन इसने भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, पृथ्वी सिंह ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। कोई भू राजस्व में कमी नहीं की गई, किसी प्रकार के लागबाग में कटौती नहीं की गई, तो किसानों की स्थिति वैसी की वैसी बनी रही। फिर से 1906 में ये नियुक्त हुआ था, 1906 में बना था ये पृथ्वी सिंह। तो ये सब कुछ मतलब धीरे धीरे किस्सा इसी प्रकार चलता रहा। छोटी छोटी कभी कभी कुछ सभाएं होती, आंदोलन किया जाता, इनके सामने मांग रखी जाती कि मतलब पृथ्वी सिंह के सामने कि आप लागबाग में कटौती कीजिए, किसान भूखे मर रहे हैं, लेकिन इसने कभी कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक है, मेवाड़ के भी मंत्रियों से मिलने का प्रयास किया गया इसी बीच इनके नेताओं के द्वारा, लेकिन उन्होंने भी कोई किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया। मतलब किसानों को कोई सफलता हाथ नहीं लगी इस समय। तो अंत में 1913 में फिर ये मिलने भी गए। 1913 में 100 किसान इकट्ठा होकर के बिजोलिया मिलने गए ठिकानेदार से, कृष्ण सिंह से, पृथ्वी सिंह से, मेवाड़ महाराणा से नहीं, पृथ्वी सिंह से मिलने गए कि आप मतलब इतने ज़्यादा टैक्स मत लगाइए, किसान भूखे मर रहे हैं, हमारी मांगे मान लीजिए। लेकिन इसने फिर कोई ध्यान नहीं दिया, इनसे मिलने से इनकार कर दिया। बिजोलिया इनके पास मिलने के लिए गए थे, लेकिन इसने फिर मिलने से इनकार कर दिया। तो अब फिर इन्होंने फिर से भूमि को पड़त रखने का निर्णय लिया। 1913 में एक बार फिर से भूमि को पड़त रखने का निर्णय लिया, लेकिन और भूमि को पड़त रख करके दूसरे राज्यों में पलायन करने लगे। फिर वही तरीका इन्होंने अपनाया कि चंवरी कर के समय किसानों को पता था कि हमने भूमि को खाली छोड़ दिया था तो हमें सफलता मिली थी। अभी भी इन्होंने यही किया, भूमि को खाली छोड़ने का निर्णय लिया, दूसरे राज्यों की ओर पलायन करने लग गए। लेकिन इस बार कृष्ण सिंह ने तो मान लिया था, पिछली बार चंवरीकर को हटा दिया था घबरा करके, लेकिन पृथ्वी सिंह ने नहीं माना। पृथ्वी सिंह ने उल्टा उन्हीं का दमन करना शुरू कर दिया। जो किसान छोड़ छोड़ कर जा रहे थे उनको मारना पीटना शुरू कर दिया और मतलब किसी प्रकार की मांगे नहीं मानी। तो ये सब किस्सा चलता रहा। इसी बीच पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई, पृथ्वी सिंह मर गया 1914 में। 1914 में पृथ्वी सिंह की भी मृत्यु हो गई। ठीक है, ये सारा किस्सा चल ही रहा था, लेकिन इसी बीच पृथ्वी सिंह लुढ़क गया, अपने पापों के कारण मारा गया जल्दी। तो 1914 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु होने के बाद नया यहाँ पर ठाकुर बना, ठिकानेदार बना केसरी सिंह। उसकी बात करते हैं। 1914 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई। पृथ्वी सिंह ने किसी प्रकार की किसानों को राहत नहीं दी, अपने पापों के कारण मारा गया। किसी ने मारा नहीं उसको, मतलब इसकी अपने आप ही नेचुरल डेथ हो गई। अब 1914 में नया जो ठिकानेदार बना केसरी सिंह बना। अब केसरी सिंह कौन था? पृथ्वी सिंह के वैसे तो कोई पुत्र नहीं था कि उसको ठिकानेदार बना दिया जाता। कृष्ण सिंह का पुत्र ये पृथ्वी सिंह था, लेकिन पृथ्वी सिंह के कोई पुत्र नहीं था। तो पृथ्वी सिंह के मतलब आगे उत्तराधिकारी के रूप में दूसरे ठिकाने से एक दत्तक पुत्र मंगवाया गया। पृथ्वी सिंह का दत्तक पुत्र था ये केसरी सिंह। तो ये भी अल्पायु ही था, कोई ज़्यादा आयु नहीं थी इसकी, अल्पायु था ये। तो अल्पायु होने के कारण यहाँ पर मेवाड़ महाराणा ने, मेवाड़ सरकार ने अपना एक प्रशासक नियुक्त किया, अपना आदमी नियुक्त किया इसका संरक्षक, इसके संरक्षक के रूप में, क्योंकि ये अल्पायु है, ठिकाने को नहीं संभाल पाएगा। तो इसके संरक्षक के रूप में यहाँ पर प्रशासक नियुक्त करके भेजा। मेवाड़ सरकार ने प्रशासक बना करके भेजा यहाँ पर, ये नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखना, अमर सिंह राणावत। अमर सिंह राणावत को यहाँ पर प्रशासक बना करके भेजा ठिकाने का मेवाड़ सरकार ने। अब अमर सिंह राणावत जो है ये थोड़ा मतलब भला आदमी था। इसने किसानों के दर्द को समझा
इसने देखा कि यहाँ पर वास्तव में बहुत ज़्यादा लाग बाग है, भू राजस्व की राशि भी बहुत ज़्यादा है, तो इसने क्या किया, सबसे पहले तो भू राजस्व को भी कम कर दिया, 50% से 33% कर दिया। मतलब पहले 1/2 भाग था भू राजस्व, ठीक है, अब 1/3 कर दिया, इसको 1/3 कर दिया। 1/2 से 1/3 कम हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा। तो 50% से 33% कर दिया भू राजस्व को ये, और कुछ एक लाग बाग भी हटा दी, 2-4 प्रकार की लाग बाग इसने हटा दी, कैंसिल कर दी। तो अमर सिंह राणावत ने थोड़ी सी राहत दी किसानों को इस समय, 1914 के बाद अमर सिंह राणावत ने। अब इसके बाद इस समय आपको पता है कि विश्व युद्ध भी चल रहा था, 1914 से 18 के बीच करीब विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध चला था। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेज इसमें सक्रिय रूप से शामिल थे, ब्रिटेन ने भाग लिया था प्रथम विश्व युद्ध में, भारत तो कोई था ही नहीं। तो अंग्रेज़ों ने जब प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया तो उनको और ज़्यादा धन की आवश्यकता थी। तो इस समय अंग्रेज़ों ने राजाओं से और ज़्यादा धन मांगा। राजा किससे मांगेंगे, ठिकानेदार से, ठिकानेदार मांगेगा जनता से। तो इन्होंने फिर यहाँ पर एक नया कर लगा दिया, युद्ध कर, युद्ध के नाम का बस एक नया कर लगाया यहाँ पर। केसरी सिंह के समय, ठिकानेदार केसरी सिंह के समय युद्ध कर नाम से नया कर लगाया गया, प्रथम विश्व युद्ध के समय बिजोलिया ठिकाने में। बस फैक्ट के तौर पर आपको याद रखना है। यहाँ पर इसका प्रथम चरण समाप्त हुआ आंदोलन का। बस यही इसकी मेन बात थी कि अमर सिंह राणावत ने प्रशासक के तौर पर लगान को, भू राजस्व की राशि को कम कर दिया, और कुछ लाग बाग भी थोड़ी सी कम कर दी गई, ठीक है। भू राजस्व की राशि को भी 1/2 से हटा करके 1/3 कर दिया। नेक्स्ट इसके दूसरे चरण की बात करते हैं। पहले चरण के नेताओं के नाम मैं आपको कल लिखा चुका हूँ, उनकी इसमें मुख्य भूमिका रही। साधु सीताराम दास बिजोलिया ठिकाने के पुस्तकालय में नौकरी करते थे, नौकरी को उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने क्या छोड़ा, जब वो नेतृत्व में घुसे तो मेवाड़ सरकार ने उनको उससे बर्खास्त कर दिया था नौकरी से, ठीक है। तो उन नेताओं के मैंने आपको नाम बताए, याद रखने हैं। दूसरा चरण इसका 1916 से 1927 तक मानते हैं। इस चरण में इसके नेतृत्वकर्ता बने विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक कौन थे, ये यूपी के थे, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, यूपी के बुलंदशहर के गुढ़ावली गांव से थे ये बेसिकली, और इनका असल नाम था भूप सिंह, ठीक है। अब इंडियन हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि 1915 में इन क्रांतिकारियों ने, विजय सिंह पथिक, इनके साथ रास बिहारी बोस, गोपाल सिंह खरवा, शैलेंद्र सान्याल, ये कुछ क्रांतिकारी थे। 1915 में इन क्रांतिकारियों ने मिलकर के एक, जैसे 1857 का संग्राम हुआ था, उसी प्रकार की एक और क्रांति करने की इन्होंने योजना बनाई थी 1915 में। इन कुछ क्रांतिकारियों ने और इनका जो दल था, इन्होंने मिलकर के 1915 की, इसको बोलते हैं 1915 की सशस्त्र क्रांति। लेकिन ये क्रांति हो नहीं सकी, मतलब 1857 की क्रांति की घटना तो हुई, क्रांति का परिणाम उसका भी असफल रहा, लेकिन वो घटना तो घटित तो हुई, लेकिन ये घटना में भी घटित नहीं हो सकी, तो इसे बोलते हैं असफल सशस्त्र क्रांति। 1915 की असफल सशस्त्र क्रांति, ये कुछ एक कारणों से अंग्रेजों द्वारा पहले ही इसका पता लगा लिया गया, इस कारण से ये मतलब इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। तो 1915 की इस असफल सशस्त्र क्रांति के समय विजय सिंह पथिक राजस्थान आए थे, भूप सिंह इनका नाम था, ये राजस्थान आए थे गोपाल सिंह खरवा के साथ। खरवा के ठिकानेदार थे, राजस्थान का क्षेत्र है खरवा, खरवा के ठिकानेदार थे गोपाल सिंह खरवा। इनके साथ भूप सिंह, जिनका नाम, जो विजय सिंह पथिक है, ये भूप सिंह इनका असल नाम था, भूप सिंह ये। तो ये 1915 की सशस्त्र क्रांति के समय राजस्थान में आए थे इनके साथ, लेकिन अंग्रेजों को पहले ही इस क्रांति का पता चल गया, क्रांति असफल हो गई और इन क्रांतिकारियों को पकड़ करके जेल में डाल दिया। तो भूप सिंह और इन गोपाल सिंह खरवा दोनों को टोडगढ़ जेल में डाल दिया गया, अजमेर का जो टोडगढ़ किला है, कर्नल जेम्स टोड द्वारा बनवाया गया, टोडगढ़ पहाड़ी पर, उस किले की जेल में भूप सिंह और गोपाल सिंह खरवा दोनों को डाल दिया अंग्रेजों ने। अब यहाँ से भूप सिंह बच के निकलने में सफल हुए, यहाँ से भाग गए। तो भाग करके इन्होंने क्या किया कि राजस्थान के दक्षिणी भाग में चले गए, अजमेर से राजस्थान के दक्षिणी भाग में चले गए, चित्तौड़ के आसपास, वहाँ पर कुछ समय तक विचरण करते रहे। अपना भेष बदल दिया, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली और नाम भी चेंज कर लिया, भूप सिंह से बदल करके अपना नाम कर दिया इन्होंने विजय सिंह पथिक। इस समय इनका नाम चेंज हुआ विजय सिंह पथिक, और फिर इसी नाम से ये क्रांतिकारी के तौर पर अपनी पहचान बना गए। भूप सिंह से नाम से इनको कम जानते हैं, विजय सिंह पथिक इनका नाम रहा फिर।
दाढ़ी बढ़ा ली इन्होंने अपना मतलब अंग्रेज़ों से बचने के लिए, क्योंकि जेल से भागे हुए थे। तो चित्तौड़ के क्षेत्र में इधर उधर विचरण करने लगे। चित्तौड़ में यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि एक विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया। ये मैं आपको आंदोलन से अलग की बातें हैं, बस विजय सिंह पथिक का नाम आया इस कारण बता रहा हूँ। विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया। इस सभा के माध्यम से यहाँ पर बच्चों को पढ़ाते, थोड़ी बहुत शिक्षा वगैरह देते। तो इस प्रकार से ये मतलब लोगों से जुड़ने के लिए एक सभा का गठन किया, विद्या प्रचारिणी सभा। इस सभा के माध्यम से ये लोगों से जुड़ते, अपनी आगे की गतिविधियों को संचालन के बारे में योजना बनाते। तो इनका ये सारा काम चल रहा था चित्तौड़ के क्षेत्र में, मेवाड़ रियासत में ही, विद्या प्रचारिणी सभा के माध्यम से। तो इसका एक बार वार्षिक अधिवेशन वगैरह कुछ हो रहा था विद्या प्रचारिणी सभा का। तो इस समय 1916 में विद्या प्रचारिणी सभा का एक वार्षिक अधिवेशन हो रहा था चित्तौड़गढ़ के ओछड़ी गांव में। और इस अधिवेशन में बिजोलिया से साधु सीताराम दास आए हुए थे, बाई चांस ही। इस अधिवेशन में बिजोलिया से साधु सीताराम दास इस अधिवेशन में आए हुए थे। ओछड़ी गांव चित्तौड़गढ़ में ये अधिवेशन हो रहा था विद्या प्रचारिणी सभा का। तो यहाँ पर साधु सीताराम दास ने देखा कि ये व्यक्ति हैं, ये कुशल नेतृत्व करता है, इनके पहले भी काफ़ी पहचान है, इनमें क्षमता है, योग्यता है कि ये बिजोलिया आंदोलन का यदि नेतृत्व करें तो शायद यहाँ पर किसानों को सफलता मिल जाए। ऐसा साधु सीताराम दास ने सोचा और इनसे प्रार्थना की विजय सिंह पथिक जी से कि आप बिजोलिया आइए। इनको बिजोलिया की स्थिति से अवगत करवाया और उनको कहा कि आप बिजोलिया आइए और वहाँ के किसानों के हालात देखिए, किस प्रकार के हालात हैं। इतने ज़्यादा वहाँ पर टैक्सेस लगे हुए हैं, लाग बाग लगे हुए हैं। तो आप आइए और बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व कीजिए। इसे एक नेतृत्व की ज़रूरत है। किसानों में तो क्षमता है, सभी एकजुट भी हैं, लेकिन एक कोई नेतृत्व नहीं है, नेतृत्व की कमी है, बड़े नेता की कमी है। तो आप आइए और आंदोलन को संभालिए, उसकी बागडोर अपने हाथ में लीजिए। ऐसी इनसे प्रार्थना की। तो इनकी प्रार्थना को विजय सिंह पथिक ने स्वीकार किया। 1916 में चित्तौड़गढ़ में जहाँ ये मिले वहाँ पर बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में लेने को इन्होंने स्वीकार कर लिया, साधु सीताराम दास के आग्रह पर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आगे। अब देखिए बढ़िया लीडरशिप का क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ। 1916 में विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में लिया। अब नेतृत्व अपने हाथ में लेते ही क्या किया कि 1917 में सबसे पहले तो ऊपरमाल इस क्षेत्र का नाम था, मैंने आपको बताया। ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया। अब बढ़िया लीडरशिप का फ़र्क यही पड़ता है कि पहले क्या कर रहे थे किसान, अपने स्तर पर ही लोगों से मतलब मंत्रियों से मिलने का प्रयास कर रहे थे, ठाकुर के पास जा रहे थे, मतलब कोई एक संस्था नहीं थी उनकी। एकजुट तो वो थे, उनमें सभी में संगठन था, लेकिन कोई ऐसे संस्थागत कोई संरचना नहीं थी। अब ये फ़र्क पड़ता है लीडरशिप होने से, अच्छी लीडरशिप होने से। तो विजय सिंह पथिक अच्छे लीडर थे। इन्होंने यहाँ पर नेतृत्व जब अपने हाथ में लिया तो सबसे पहले 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड नाम से एक बोर्ड बनाया, पंच बोर्ड बनाया 13 सदस्यों का। 13 सदस्यों को मिलाकर के एक ऊपरमाल पंच बोर्ड बनाया और मन्ना पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया। पटेल ये कौन है, मैंने पहले भी बताया, नानजी पटेल, ठाकरी पटेल, ये मन्ना पटेल। पटेल मतलब ये गांव का मुखिया होता था, इसको पटेल बोलते थे। जैसे सरपंच हो वैसे वो पटेल होते थे, जो गांव में बड़े पद पर हो उसको पटेल बोलते थे। बाकी ये सभी धाकड़ जाति के किसान थे। तो 13 सदस्यों का ये ऊपरमाल पंच बोर्ड था। मन्ना पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया 1917 में। तो इसके माध्यम से फिर इन्होंने आगे अपनी गतिविधियां संचालित की। इसके अलावा ऊपरमाल डंका नाम से एक समाचार पत्र निकाला। समाचार पत्र क्या, बस ये एक पत्र ही था वैसे, कोई ऐसा कोई समाचार पत्र दैनिक या पाक्षिक या मासिक ऐसा कोई समाचार पत्र नहीं था। ऊपरमाल डंका नाम से एक पत्र प्रकाशित किया सभी लोगों तक सूचना पहुंचाने के लिए कि इस क्षेत्र में इस प्रकार से गतिविधियां संचालित हो रही है, किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं ठाकुर के खिलाफ। तो ऊपरमाल डंका नाम से एक पत्र प्रकाशित किया विजय सिंह पथिक ने। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने मन्ना पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया। अब विजय सिंह पथिक ने क्या किया कि राष्ट्रीय स्तर के नेता थे विजय सिंह पथिक, तो इनके आगे भी जान पहचान थी, उत्तर प्रदेश से थे ये। तो उत्तर प्रदेश में इनके काफ़ी क्रांतिकारियों से संबंध थे। तो इन्होंने सोचा कि इसी क्षेत्र में यदि हम इसकी मतलब महाराणा के खिलाफ शिकायत करते रहेंगे या ठाकुर के खिलाफ लड़ते रहेंगे तो कोई ज़्यादा सफलता नहीं मिलेगी। इन्होंने सोचा कि क्यों ना इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बना दिया जाए, पूरे देश में इसके बारे में लोकप्रिय इसको बनाया जाए, इसका प्रचार किया जाए। तो इसी क्रम में विजय सिंह पथिक ने क्या किया कि कानपुर में
गणेश शंकर विद्यार्थी थे, कानपुर उत्तर प्रदेश। गणेश शंकर विद्यार्थी इनका नाम था। ये एक समाचार पत्र कानपुर से प्रकाशित करते थे जिसका नाम था प्रताप। विजय सिंह पथिक ने इस प्रताप समाचार पत्र में बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में खबरें प्रकाशित करवाई गणेश शंकर विद्यार्थी के माध्यम से, जो कानपुर से प्रकाशित होता था। अब देखिए कहाँ राजस्थान से डायरेक्ट उत्तर प्रदेश तक इस आंदोलन का लिंक हो गया, कानपुर समाचार, इस प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से गणेश शंकर विद्यार्थी इसको प्रकाशित करते थे। इसके अलावा इसका प्रभाव इन्होंने, जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, तिलक तक भी इसकी सूचना पहुंचा दी कि बिजोलिया में इस प्रकार से आंदोलन हो रहा है, ठाकुर अत्याचार कर रहा है। तो तिलक जो अपने समाचार पत्र निकालते थे, दो, मराठा और केसरी, तिलक ने भी अपने समाचार पत्रों में इसका जिक्र किया कि वहाँ पर ठाकुर इस प्रकार के अत्याचार कर रहे हैं। अच्छा, महात्मा गांधी तक भी इसकी बातें पहुँच गई। देखिए कहाँ से शुरू होकर विजय सिंह पथिक ने इसको महात्मा गांधी तक पहुँचा दिया, देश के सबसे बड़े नेता तक पहुँचा दिया। महात्मा गांधी ने भी यहाँ पर बाद में अपने निजी सचिव महादेव देसाई को जांच करने के लिए भेजा था कि आप जाइए और वहाँ की स्थिति से, मतलब स्थिति को समझिए कि किस प्रकार से क्या क्या हो रहा है। तो मतलब महात्मा गांधी तक भी ये बातें पहुँच गई थी। तो इसको बिल्कुल अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान कर दिया था विजय सिंह पथिक ने। तो यहाँ पर ये इतनी सारी घटनाएं जब होने लगी तो थोड़ा सा महाराणा को लगा कि चलो कुछ किया जाए। वास्तव में उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन जब कोई शासक वर्ग कुछ करने का सोचते हैं तो करते क्या हैं, समितियां बनाते हैं। आजकल भी यही होता है, किसी भी प्रकार की जब कोई मांग उठती है सरकारों के सामने तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले समिति का गठन कर देते हैं कि चलिए ये समिति बना दी है हमने, अब ये आगे डिसाइड करेगी कि किस प्रकार से इस पर काम किया जाए। अब समिति कभी रिपोर्ट देती है, कभी नहीं देती है। यदि रिपोर्ट दे दे तो सरकारें उस पर ध्यान नहीं देती, और कभी रिपोर्ट ना ही दे तो फिर कुछ होना ही नहीं है। तो ये इस प्रकार का कार्य हमेशा से ही होता हुआ है, कोई नई बात नहीं है। खैर, बात करते हैं बिजोलिया की। तो मतलब कहने का अर्थ ये है कि बिजोलिया में माहौल अब काफ़ी तेज हो गया था। ठीक है, बिजोलिया की हवा आंदोलन की हो गई थी। यहाँ के किसान एकजुट होना शुरू हो गए थे। विजय सिंह पथिक एक कुशल लीडर इनको मिल गए थे। पूरे देश में इसको फैला दिया इस आंदोलन के बारे में। मराठों तक, मतलब तिलक तक इसकी बात पहुँच गई, ऊपर गांधी जी तक पहुँच गई, कानपुर में भी इसकी बातें प्रकाशित हो गई। तो मतलब काफ़ी इसका लोकप्रिय इस आंदोलन को विजय सिंह पथिक ने लोकप्रिय राष्ट्रव्यापी स्वरूप प्रदान कर दिया। अब क्या हुआ कि इससे थोड़ा महाराणा प्रभावित हुए और उन्होंने सोचा कि चलो कुछ किया जाए, वही समिति वाली बात। तो 1919 में महाराणा ने एक आयोग बनाया, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। बिंदुलाल भट्टाचार्य ये मेवाड़ के हाकिम थे। इनकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाया। इनके साथ दो लोग और थे, एक थे ठाकुर अमर सिंह, ये इनके आसपास किसी ठिकाने के ठाकुर थे, और एक इनके साथ व्यक्ति थे न्यायाधीश, मेवाड़ के जज थे ये, अफजल अली। ठीक है, तीन लोगों का ये एक आयोग बनाया। प्रथम आयोग था 1919 में मेवाड़ महाराणा ने बनाया कि आप जाइए और इसके मामले की, सारे मामले की जांच कीजिए कि वहाँ पर वास्तव में क्या स्थिति है। अब इस आयोग ने भी वही किया जो सबसे पहले हामिद हुसैन ने किया था। हामिद हुसैन की रिपोर्ट क्या थी कि किसानों पर बहुत ज़्यादा लाग बाग लग रहे हैं, उसको कम किया जाना चाहिए। ऐसा ही इस आयोग ने भी कहा। इस आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट दी कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाग बाग है, 84 प्रकार के मैंने आपको लाग बाग बताए थे, ये लग रहे हैं, इसको कम किया जाना चाहिए। इस आयोग ने भी यही रिपोर्ट दी। लेकिन फिर वही बात, इस आयोग की रिपोर्ट पर मेवाड़ सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो फिर किसानों की हालत वैसी की वैसी। आयोग बना भी लेकिन कोई हल नहीं निकला। अब फिर किसान थोड़ा बहुत इधर उधर आंदोलन करते रहे, अपनी मांगे करते रहे, सभाएं करते रहे, सभाएं की, धरने किए, थोड़ा थोड़ा इधर उधर कुछ ना कुछ प्रयास करते रहे। विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास, ये सभी लोग इनके साथ थे। अब इसी दौरान माणिक्यलाल वर्मा, राजस्थान के एक बहुत बड़े नेता, इस समय के क्रांतिकारी हुए हैं, पढ़ते हैं इनके बारे में। माणिक्यलाल वर्मा भी इस समय तक इनसे जुड़ चुके थे। राजस्थान सेवा संघ का भी थोड़ा थोड़ा हस्तक्षेप यहाँ हो रहा था, राम नारायण चौधरी, ये सभी लोग। तो माणिक्यलाल वर्मा भी इस समय तक इनसे जुड़ चुके थे। माणिक्यलाल वर्मा बिजोलिया ठिकाने के सरकारी नौकरी में थे। उन्होंने विजय सिंह पथिक से प्रभावित होकर अपनी नौकरी छोड़ी और यहाँ आंदोलन से जुड़ गए, जनसेवा में जुड़ गए माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, आगे उनकी चर्चा आएगी। तो कहने का मतलब कि सभी लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं। माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी, ये सभी यहाँ पर कार्यरत हैं। किसान सभी लोग थोड़े थोड़ा आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांगे बार बार कर रहे हैं, धरने, प्रदर्शन, सभाएं वगैरह।
रैलियां वगैरह निकाल रहे हैं, लेकिन कोई ज़्यादा विशेष सफलता नहीं मिल रही है। 1919 में एक आयोग भी बना, कोई सफलता हाथ नहीं लगी। 1920 में एक और आयोग बना, वो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रमाकांत मालवीय की अध्यक्षता में एक और आयोग बना था 1920 में, उसमें 2 व्यक्ति और थे, एक थे तख्त सिंह मेहता और एक ठाकुर राज सिंह, 2 व्यक्ति और थे। 3 व्यक्तियों का एक दूसरा आयोग 1920-21 में भी बना, लेकिन उसमें भी फिर कोई सफलता इनको हाथ नहीं लगी। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। तो 1920 वाले आयोग में भी कोई सफलता हाथ नहीं लगी। अब 1921 में क्या हुआ कि 1921 के पास आते आते देखिए 1920-21 में आपको पता है कि महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था। सारे राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन ब्रिटिश भारत के क्षेत्रों में 1920-21 में असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था। अब इस समय 1921 के समय ये अपना बिजोलिया आंदोलन भी पूरे चरम पर था, सारे देश में इसका प्रचार हो गया था, महात्मा गांधी तक बातें पहुंच गई, तिलक ने भी अपने समाचार पत्र में निकाल दिया, सारा मैंने आपको बताया किस तरीके से ये प्रसिद्ध हो चुका था। तो यहाँ पर इस समय अंग्रेज़ों को ये लगा, अंग्रेज़ जो अधिकारी थे मेवाड़ में, उनको ये लगा कि ये आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ नहीं जुड़ जाए, क्योंकि महात्मा गांधी की जो सारी गतिविधियाँ थी ना, वो सारी की सारी ब्रिटिश भारत में होती थी। कल 2 प्रकार के मैंने आपको भारत बताए। ब्रिटिश भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपना सारा अभियान चलाती थी, उनका देशी राज्यों से कोई इतना ज़्यादा संबंध नहीं था पूरी कांग्रेस का। तो महात्मा गांधी का भी जो ये असहयोग आंदोलन था, ये पूरा का पूरा ब्रिटिश भारत में संचालित था। लेकिन बिजोलिया आंदोलन कहाँ हो रहा है? देशी राज्यों में हो रहा है। तो अंग्रेज़ों को अब ये चिंता सताने लगी कि यदि असहयोग आंदोलन और बिजोलिया आंदोलन आपस में मिल गए तो इनके बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि ब्रिटिश भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा है और यहाँ पर देशी राज्यों में ये बिजोलिया आंदोलन चल रहा है। यदि ये दोनों आपस में मिल गए तो थोड़ी समस्या अंग्रेज़ों के लिए पैदा हो सकती थी, मेवाड़ सरकार के लिए समस्या पैदा हो सकती थी। तो इस स्थिति को इन्होंने समझते हुए यहाँ पर ये निर्णय लिया। अंग्रेज़ों ने सोचा कि चलिए हम कुछ प्रयास करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मेवाड़ में जो अंग्रेज़ रेजिडेंट थे, पॉलिटिकल एजेंट जो थे मेवाड़ में, अंग्रेज़ रेजिडेंट थे विल्किंसन, ठीक है। इन्होंने सोचा कि चलो हम कुछ समझौता यहाँ पर किसानों के साथ करने का प्रयास करते हैं बिजोलिया में इनके नेताओं के साथ, ताकि थोड़ा सा ये दब जाए। तो विल्किंसन, अच्छा इनके एक थे सचिव थे इनके आगलवी, ये कुछ लोग थे, और एजीजी यहाँ पर थे राजस्थान के उस समय, राजपुताना के एजीजी थे, एजीजी हॉलैंड। इन सभी लोगों ने ये प्रयास किया, यहाँ के मतलब नेताओं से मिले और बोला कि चलिए हम आपकी मांगें मान लेते हैं। और इन्होंने ये किया कि 84 में से 35 लाख बाग इनके समाप्त करने की घोषणा कर दी। एजीजी हॉलैंड ने क्या किया कि बिजोलिया ठिकाने पर जो 84 लाख बाग लग रही है उसमें से 35 लाख बाग इन्होंने ख़त्म करने की, समाप्त करने की घोषणा कर दी एजीजी हॉलैंड ने 1922 में। 1922 की ये घोषणा है, ठीक है। अब एजीजी हॉलैंड ने तो अपने स्तर पर घोषणा कर दी, लेकिन आगे कुछ सरकारी काम में फंसने के कारण या मेवाड़ सरकार की निरंकुशता के कारण या अंग्रेज़ों को भी सच्ची नीयत नहीं होने के कारण ये घोषणाएं लागू नहीं हो सकी। मतलब लाख बाग वास्तव में उतनी की उतनी रही, 84 की 84 रही, लागू नहीं हो सकी ये घोषणा। इन्होंने एक बार के लिए ऐलान तो कर दिया, किसानों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन वास्तव में इनका कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, वैसी की वैसी किसानों की स्थिति बनी रही, ठीक है। इसके बाद फिर 1922 की मैंने आपको घोषणा बताई, एजीजी हॉलैंड की घोषणा, जिसमें उन्होंने कहा कि लाख बाग को कम कर दिया जाएगा, लेकिन वास्तव में किया कुछ भी नहीं। अब इसके बाद इन्होंने फिर और ज़्यादा आंदोलन किया, थोड़ी और गतिविधियां इधर उधर की। तो अंत में क्या हुआ, 10 सितंबर 1923 को, ये डेट याद रखना, 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह पथिक को अरेस्ट कर लिया गया। इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और बिना किसी दोष के कारण इनको लगभग 5-1 साल की सज़ा दी गई। 1927 में ये बाहर आए जेल से छूट करके। 1927 में आकर के इन्होंने जब देखा कि यहाँ पर वैसी की वैसी स्थिति है, तो इन्होंने किसानों को बोला कि आप एक बार फिर अपना वही परंपरागत तरीका अपनाइए और भूमि को पड़त छोड़ दीजिए, खाली छोड़ दीजिए। लेकिन फिर वही बात, इस बार इन्होंने जब पड़त छोड़ी तो इस बार ठाकुर ने, यहाँ के ठिकानेदार ने और ज़्यादा इन पर क्रूरता की। ठिकानेदार ने क्या किया कि जो किसान भूमि खाली छोड़ छोड़ करके दूसरे क्षेत्रों में चले गए, उनकी ज़मीन को नीलाम कर दिया, ठीक है। ठिकानेदार ने बिल्कुल ही मतलब निरंकुशता दिखा दी, उनकी ज़मीन को नीलाम ही कर दिया। जो किसान अपनी ज़मीन खाली छोड़ के गए, उनकी ज़मीन को नीलाम कर दिया। इनकी ज़मीन को किसी दूसरे क्षेत्र के किसानों ने खरीद लिया या किसी दूसरे ठिकानेदार ने खरीद लिया, तो दूसरे लोग अब इन पर खेती करने लगे। अब किसानों के साथ देखिए क्या हो रहा है, पहले तो इतने ज़्यादा लाग बाग से परेशान,
ऊपर से ज़मीन भी हाथ से गई। अब कैसे कोई किसान अपनी ज़मीन पर किसी दूसरे व्यक्ति को खेती करते हुए देख सकता है, खुद की ज़मीन उसकी, ठीक है। तो ये किसानों की बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति हो चुकी थी, ठीक है। तो किसानों ने अब इस समय जो मतलब किसानों ने भूमि को पड़त छोड़ा था, खाली छोड़ा था, वो विजय सिंह पथिक के सलाह पर छोड़ा था। पथिक से इन्होंने पूछा कि आप हमारे नेतृत्वकर्ता हैं, लीडर हैं, आप बताइए हमें अब क्या करना चाहिए। तो इन्होंने कहा था कि आप भूमि को एक बार और खाली छोड़ दीजिए। तो भूमि को खाली छोड़ा और भूमि हाथ से जाती रही। मतलब अभी तक जो लड़ाई लगान कम करने की थी, वो लड़ाई अब अपनी ज़मीन वापस लेने पर शिफ्ट हो गई, ठीक है। तो इस कारण इस सारे घटनाक्रम में विजय सिंह पथिक पर भी कुछ आरोप लगे कि आपके कारण हमने भूमि खाली छोड़ी और हमारी भूमि हाथ से जाती रही, ज़मीन हमारी हाथ से गई। तो विजय सिंह पथिक को भी थोड़ा मतलब धक्का लगा कि उनके कारण किसानों का इतना नुकसान हुआ। तो 1927 में फिर विजय सिंह पथिक ने 1927 में ही बिजोलिया आंदोलन से अपने आप को अलग कर लिया, ठीक है। 1927 के बाद फिर ये इस आंदोलन से हमेशा के लिए अलग हो गए। यहाँ पर इस आंदोलन का दूसरा चरण समाप्त होता है, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा चरण, उसमें किस प्रकार की गतिविधियाँ हुई। विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी के बीच यहाँ पर थोड़े मतभेद भी हुए, आपस में मनमुटाव हुआ। उन्होंने कहा कि किसानों की ज़मीन आपके कारण इनके हाथ से गई। अब सारी की सारी बात, सारी की सारी मांगें ज़मीन वापस लेने पर शिफ्ट हो गई थी। तो तीसरा चरण देखते हैं। उन्नीस सौ 27 से 41, इसमें कोई ज़्यादा घटनाक्रम नहीं है। अब इस चरण तक आते आते माणिक्यलाल वर्मा की यहाँ पर काफ़ी सक्रिय भूमिका हो गई थी, क्योंकि विजय सिंह पथिक ने जब अपने आप को 1927 में आंदोलन से अलग कर लिया, तो अब इसकी लीडरशिप किसे सौंपी जाए, यहाँ का मुख्य नेता किसे बना दिया जाए। तो माणिक्यलाल वर्मा से आग्रह किया कि आप यहाँ की बागडोर अपने हाथ में संभालिए। लेकिन माणिक्यलाल वर्मा ने क्या किया, अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया जमनालाल बजाज को। माणिक्यलाल वर्मा ने अपना नेतृत्व जमनालाल बजाज को सौंप दिया। तो जमनालाल बजाज तीसरे चरण के मुख्य नेता माने गए और इनके साथ जमनालाल बजाज के सहयोगी थे हरिभाऊ उपाध्याय। ये तीसरे चरण के नेता थे, माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय। इन्होंने फिर थोड़ा थोड़ा प्रयास किया, मेवाड़ सरकार के मंत्रियों से मिले, किसानों की ज़मीनें वापस लेने के लिए बोला गया कि ज़मीनें इनको वापस दी जाए, लगान कम किया जाए, वही सारी मांगें, वही सारे कारण। तो इन्होंने कुछ समय तक काफ़ी प्रयास किए, लेकिन कोई विशेष सफलता हाथ नहीं लगी। 1931 में भी माणिक्यलाल वर्मा ने वहाँ के मंत्री सुखदेव प्रसाद से मिलने की कोशिश की, लेकिन फिर कोई सफलता हाथ नहीं लगी, कोई विशेष सफलता इनके हाथ नहीं लग रही थी। लेकिन अंत में जाते जाते फिर क्या हुआ, 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे, पहले रियासत में प्रधानमंत्री होते थे, तो मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे टी राघवाचार्य। और अंग्रेज अधिकारी थे यहाँ पर विल्किंसन। और इनके साथ इन्होंने माणिक्यलाल वर्मा और इन सभी नेताओं से मिलकर के समझौता कर लिया 1941 में। अंत में इन सभी नेताओं से मिलकर के 1941 में समझौता किया। और एजीजी हॉलैंड की जो घोषणा थी 1922 में, जो हॉलैंड ने घोषणा की थी कि 84 में से 35 लाख बाघ आपकी समाप्त कर दी जाएगी, भू राजस्व में भी कटौती की जाएगी, उन सभी बातों पर ध्यान दिया, समझौता किया इनसे। और वास्तव में इस समझौते को मतलब उस घोषणा को, एजीजी हॉलैंड की उस घोषणा को लागू किया गया। तो ये 1941 में आंदोलन का समापन हुआ। इन सभी के प्रयासों से ये घोषणा, एजीजी हॉलैंड की जो घोषणा थी वो लागू हो सकी, उसका क्रियान्वयन हो सका। तो ये देखा हमने तीसरा चरण। इसमें और कोई ज़्यादा घटनाएं नहीं है, बस तीसरे चरण में शुरू में थोड़े थोड़े इन्होंने प्रयास किए ज़मीनें वापस लेने के लिए, लेकिन कोई विशेष सफलता हाथ नहीं लगी। अंत में 1941 में ये समझौता करने के लिए तैयार हुए मेवाड़ सरकार की ओर से। मेवाड़ सरकार की ओर से टी राघवाचारी, अंग्रेज रेजिडेंट विल्किंसन और सामने किसानों की ओर से माणिक्यलाल वर्मा। तीसरे चरण में सबसे ज़्यादा सक्रिय भूमिका में माणिक्यलाल वर्मा ही रहे। लेकिन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आए कि नेतृत्वकर्ता यहाँ पर कौन थे, तो जमनालाल बजाज एक ऑप्शन डायरेक्ट सही होगा, ठीक है। तो ये हमने तीसरा चरण देखा बिजोलिया किसान आंदोलन का। तो इस प्रकार से 44 वर्षों तक, 1897 से 1941, 44 वर्षों तक चलने वाला राजस्थान का सबसे लंबा किसान आंदोलन समाप्त हुआ। किसानों को अंततः थोड़ी बहुत सफलता हाथ लगी। किसानों ने अपनी एकजुटता का परिचय दिया, काफ़ी यहाँ पर इन्होंने संघर्ष किया 44 वर्षों तक। देखिए काफ़ी लंबा समय होता है। तो आई होप आपको ये आंदोलन अब समझ आया होगा। हमने पूरा कंप्लीट किया, इसके तीनों चरण को शामिल करते हुए आंदोलन कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बचते हुए आंदोलन और कंप्लीट करेंगे, जो
अब इसके बाद सारे छोटे छोटे आंदोलन हैं, बेंगू, बूंदी, नीमूचाणा, अलवर, शेखावाटी, मारवाड़, ये छोटे छोटे आंदोलन हैं इसके बाद के सारे, उसको हम कंप्लीट करेंगे। अभी आज हमने बिजोलिया को कंप्लीट किया, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की बातें करेंगे। हमसे जुड़ने के लिए